जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। तो हम लोग फिर से आ गए हैं 10th क्लास का बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग 2025 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं और 17 नंबर तक हम लोग पिछले वीडियो में सब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं। आज हम 18 नंबर से देखते हैं और आज 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा सब सॉल्व करेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फिर अगले वीडियो में। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 4, -3, -9, 7 और 8 है। चलिए तो एक काम करते हैं, आप जानते हैं इसको हम क्या लेंगे, x1 y1, ठीक है, और ये दूसरा बिंदु हो जाएगा आपका x2 y2, ठीक, और तीसरा बिंदु हो जाएगा x3 y3, ठीक। अब यहां से देखिए कि यहां से यदि सब मान को हम लिख लें तो हमें बनाने में सहूलियत होगी। इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं, x1, x2 और x3 इसको हम लिख लेते हैं। देखिए आपका x1 कितना है, 4 है, x2 कितना है, -9 है, और x3 कितना है, 8 है, ठीक है। अब हम फिर लिखेंगे y1, y2 और y3, ये फिर लिख लीजिए -3, 7 और 8, -3, 7 और 8। देखिए इससे क्या फायदा होगा कि अभी हम जो त्रिभुज का सूत्र फॉर्मूला लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का, क्या होता है आप जानते हैं, एरिया, चलिए फिगर का नाम नहीं है, डायरेक्ट हम लिखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे आप कोई भी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, एबीसी बिंदु दे सकते हैं, लेकिन चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, चित्र नहीं बनाते हैं। क्या होता है, 1/2 इंटू x1 y2, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज निकालने का फॉर्मूला। याद रखिएगा ये ट्रिक है कि 123, 231, 312 यहां से याद रखिएगा। बाहर में गुना के रूप में x1, x2 और x3 रहेगा और ब्रैकेट में y रहेगा आपका, y निर्देशांक। इसमें 123 में आप देख रहे हैं y2 y3, 231 में x2 है y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 312। अब यहां से देखिए हम ये लिख लिए हैं तो काफी सुविधा होगा मान बैठाने में, ठीक है। अब देखिए क्या है आपका 1/2, x1 कितना है 4, y2 कितना है 7 और y3 कितना है 8, तो 7 माइनस 8 प्लस x2 कितना है, x2 आपका क्या है -9, x2 क्या है -9 और y3 y1, y3 8 है, y1 क्या -3 है। तो देखिए 8 माइनस और -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। ये चिन्ह काफी मायने रखता है, ये चिन्ह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लस x3 आपका जो है क्या है 8 और देखिए y1 -3 और y2 कितना है 7, तो -3 -7, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 1/2, चलिए ब्रैकेट की क्रिया पहले कर लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट की क्रिया सबसे पहले होती है। अब इसको घटा के 4 में गुना करिए, फिर इसको घटा के -9 में गुना करिए, तो आप जानते हैं 7 -8, 7 -8 ये आपका कितना हो जाएगा, -1 और 4 के साथ गुना होगा तो -4 प्लस 8 में से 8 + 3 11 हो गया, दोनों प्लस में है y3 और y1 माइनस प्लस हो गया और 11 99 और माइनस है तो -99 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ -3 -7 हो जाएगा -10 और -10 8 है -80, ठीक है। यहां से ये आ गया। अब चलिए ये सभी क्या आ रहा है माइनस में, चलिए सबको जोड़ लेते हैं 1/2 और ये हो जाएगा आपका कितना
जोड़िए 4 गुना नहीं 9 4 13 का 3 बाकी कितना हो जाएगा आपका 1, और फिर क्या हो जाएगा 9 8 17 1 18 माइनस 183। ठीक है, अब यहां से देखिए कटेगा नहीं, तो आपका माइनस 183। जब भी त्रिभुज आए, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी का भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, माइनस में आए तो आप जानते हैं मॉड लगा दिया जाता है। और मॉड का क्या गुण है कि ये जो भी मान लेके देगा वो क्या देगा, प्लस में देगा। चलिए मॉड लगा देते हैं, और यहां से अब ये हो जाएगा क्या आपका 2 9 18, ठीक, 2 9 18 और 3 से एक बार ले 91, फिर आ गया 1 शेष 0.5। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आपका क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का। ठीक है, 91.5। ठीक है, सभी मान को आप सही से रखिए और कैलकुलेशन करिए, निश्चित रूप से आंसर सही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है कि बिंदु 5 - 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। चलिए देखते हैं, ये भी निर्देशांक ज्यामिति का विभाजन से है। विभाजन सूत्र आपको मालूम होगा। सबसे पहले दो बिंदु दिया गया है, कौन 5 - 6, ए मान लेते हैं ये है, और दूसरा बिंदु आपका बी -1 - 4। ओके, और बोल रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। देखिए विभाजन सूत्र आपका किस अनुपात में विभाजित करती है। विभाजन सूत्र आपका क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है क्या आपका mx2 + nx1, ठीक है, बाय m + n। ओके, अब देखिए यहां पे कि किस अनुपात में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहां पे कि मान लेते हैं जिस अनुपात में इसको विभाजित करेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि जोड़ने वाले रेखाखंड y को किस अक्ष पर, x को अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। माना कि बिंदु उसे के अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक है, देखिए आप m अनुपात n भी मान सकते हैं, लेकिन ये k अनुपात 1 ज्यादा उचित रहेगा। k के जगह पर कुछ भी दीजिए, लैम्डा गामा कुछ भी, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे बस सबका मान क्या करना है, आपको रखना है धीरे धीरे विभाजन सूत्र। हाँ, एक चीज देखिए, यदि यहां ये हो गया आपका x और फिर y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा क्या कि my2 my प्लस ny1 बाय m + n। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, विभाजन सूत्र हो गया y बिंदु का, y निर्देशांक का, और ये हो गया x निर्देशांक का। यहां देखिए दो बार लिख दिए हैं, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये माने हैं। अब देखिए कि पूछ रहा है कि x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। देखिए x अक्ष पर y बिंदु का मान क्या होता है, 0 होता है। हम जानते हैं कि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। ओके, y अक्ष पर x नियामक 0 होता है और x अक्ष पर y नियामक क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि केवल x का मान होगा, y का मान नहीं होगा। तो देखिए y के मान से निकल जाएगा, तो y बराबर ये आपको ले रहे हैं विभाजन सूत्र। यहां हम क्या ले रहे हैं, थोड़ा इधर बिंदु का नाम लिख देते हैं x y।
देखिए ये हम क्या x और y, इसका मतलब हुआ कि ये y का है और ये x का है, तो y का मान यहां पर हम क्या लेंगे 0, क्योंकि x अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है, x अक्ष किस अनुपात में, तो x अक्ष पर y का मान क्या होगा 0 होगा, और यहां से आ जाएगा m का मान हम मान है क्या k, ठीक है, तो हो जाएगा आपका k x2, देखिए x2 आपका क्या आ जाएगा -1 गुना -1 और फिर प्लस n हो जाएगा 1 गुना आपका x1 हो गया कितना 5 बटे m प्लस n, तो k प्लस 1, ठीक है। अब यहां से देखिए वो हम x2 दे रहे हैं, वहां रखना है y2 का, चलिए के y2 आपका कितना है -6 है, -4 है प्लस n1 गुना y1 कितना है -6 है बटे k प्लस 1। चलिए अब इसको हल करिए, k प्लस 1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, इधर भाग में इधर आएगा गुना में 0 हो जाएगा। अब यहां देखिए ये हो गया -4k और ये हो जाएगा आपका कितना -6, 1 गुना -6 अब देखिए -6 इधर आएगा तो +6 आ जाएगा, या -4 को इधर कर लीजिए, क्या होगा +4 के बराबर कितना -6, ओके। अब इसीलिए चलिए इधर हम इसको लिख देते हैं, इसलिए के बराबर देखिए क्या होगा 4 गुना में उससे जाएगा भाग में, तो हो जाएगा -6 बटे 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 3 दूना 6 -3/2। आप सोच रहे हैं विभाजन बिंदु -3/2 यदि के आया है तो इसका मतलब है माइनस पॉइंट क्या करता है, आपको माइनस जो आता है निर्देशांक को बताता है कि बिंदु बाह्य विभाजन हो रहा है। याद रखिएगा जब प्लस आएगा तो विभाजन अंतःखंड होगा, और बिंदु माइनस में आए आंसर तो समझ जाइए क्या है विभाजन आपका बाह्य विभाजन है, ठीक है। तो यहाँ के हमने क्या माना था के बराबर, अब विभाजन m/n में होता है, या के अनुपात 1 में, तो हम क्या करते हैं के अनुपात 1 में हम क्या करते हैं -3/2 अनुपात 1, यही ना मान रख दिया है। अब देखिए ये बटा अनुपात मतलब क्या होता है बटा होता है, तो बटा में 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात ये क्या आ जाएगा आपका 3/2 ही आएगा, ठीक है। और ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है, देखिए यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस केवल इतना बताता है कि बिंदु क्या हो रहा है कि ये बाह्य विभाजन, सीधे लिख देते हैं हम आपको बाह्य विभाजन होता है। ऋणात्मक चिन्ह बाह्य विभाजन को दर्शाता है। ऋणात्मक चिन्ह फिर मक्खी को दर्शाता है, ठीक है। यहां से 3/2 आ गया। ऋणात्मक चिन्ह हम क्यों ज्ञात किए, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह बताता है बिंदु बाह्य विभाजन को दर्शाता है, ओके क्लियर। याद रखिएगा जब x अक्ष बोला किस अनुपात में, तो x अक्ष पर y का मान हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, बस इतना करना है और सभी मान को रखना है, निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए क्या है, x का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P x2 और Q 3 4, यानी P का मान दिया है x2 और Q आपका क्या है 3 4 के बीच की दूरी 8 इकाई है। देखिए आप जानते हैं दूरी सूत्र आपका क्या कहता है, दूरी सूत्र क्या कहता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए आप यहाँ x2 - x1 लिखिए तो
तो ये y1 माइनस y2 रहेगा, और x2 माइनस x1 लिखिएगा तो y2 माइनस y1। ओके, अब यहां से देखिए दूरी दे दिया है, कितना है 8 इकाई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूरी क्या है 8 इकाई, और सब का मान रख दीजिए। x1 आपका क्या है x है, x माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आपका, प्लस y1 आपका है 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखिए एस रूट इस साइड आएगा तो वो स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है। और ये आप लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। और 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 4 होगा -1, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए ये आपका हो गया 64, 4 1 5, और ये इधर माइनस कर लीजिए, प्लस 5 आएगा ना, 4 और 1 प्लस 5 होगा, इधर भेज दिए -5 हो गया, और इधर बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 4x। अब यहां देखिए ये आपका आ जाएगा कितना, 64 में से 5 गया, कितना हो जाएगा आपका 59, और ये बचेगा आपका क्या x स्क्वायर। x यदि कॉमन ले लें, चलिए इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं, ये उस साइड जाएगा, पहले लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 4x, ये आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 4x माइनस ये 59 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहां देखिए क्या है, x का मान निकालना है, x का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या है 8 इकाई है। देखिए दूरी सूत्र होता है, लगा दिए x स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1, 8 लिखे, स्क्वायर उधर कर लेते हैं, देखते हैं कहीं पर कुछ छोड़े भी हैं, तो x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 माइनस 2ab, ठीक है, और ये 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक। अब यहां से देखिए द्विघात समीकरण आया, यहां से अब इसका मान निकाल लीजिए। मक्खी इस पर बैठ जाता है ना तो कुछ काम नहीं करता है, ये लिखना चालू कर देता है और इस सब पे क्लिक करके कुछ से कुछ करते रहता है। चलिए लेकिन देखते हैं कि यहां पर इसका गुणनखंड तोड़ें, तो द्विघाती सूत्र से यदि हम तोड़े d का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में आएगा d का मान। चलिए d निकाल लेते हैं, d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए थोड़ा छोटा कर लेता हूं, चलिए फिर मक्खी, कहां बैठा, यहां से b का मान क्या है -4 का स्क्वायर, ठीक, -4, फिर आपका हो जाएगा a का मान क्या है 1 है, a का मान 1 है, और गुना आपका क्या हो जाएगा -59, c का मान क्या है -59 है, -59 है। चलिए देखिए ये 64 हो ना, 4 चौक 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस फिर प्लस, और 59 चौके कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 6 बाकी 3, और 5 चौके 20, 3 23, 236, और ये आप जोड़ दीजिए उसमें 16, तो 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है, 3 1 4 1 5 हो जाएगा 252, ठीक है। 252 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, आ गया ये लगभग। चलिए रूट में ही इसका आंसर रहेगा, कहीं तो गलती नहीं किए हैं। 4 1 5 स्क्वायर किए हैं 64, ठीक है, p x1 x2 क्यूब 3 4, चलिए कहीं पर नहीं छोड़े हैं अपन 14 59। चलिए देखिए अब यहां से आप क्या देख रहे हैं कि x का मान निकालें तो क्या निकलेगा आपका -b, तो -b आपका कितना है, b का मान कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और
प्लस रूट डी, डी का मान है 252। तीन एक चार एक पाँच दो अब के 3 5 के 20 3 10 4 16 और ए सी। चलिए ठीक है, 2 गुना क्या हो जाएगा ए, 1 2a होता है ना, प्लस माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाय 2 ए। अब देखिए यह 4 आपका हो जाएगा और इसको तोड़िएगा तो 2 बार में अगर हम लगा रहे हैं तो आ जाएगा 1 2 दूनी 4 और 121 नहीं 1 2 दूनी 4 2 छक 12 आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या आता है कि 252 को यदि हम तोड़ते हैं तो 2 से लगेगा 2 गुना आ जाएगा आपका कितना 1 2 दूनी 4 2 छक 12 126, फिर 2 गुना 2 2 छक 12 61। ठीक है, अब देखिए 61 आया तो 2 में से 1 इस बाहर कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका प्लस 2 रूट क्या हो जाएगा 61 दूना क्या हो जाएगा 61 बटे 2। और यहां देखिए ये आपका 2 आ जाएगा कॉमन तो आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस रूट 61 बटे 2 2 2 कैंसिल आ गया आपका 2 प्लस रूट 61 आंसर। ठीक है, देख लीजिए 2 प्लस रूट 61 आंसर आ गया। 252 को हम तोड़ने की यहां कोशिश किए थे। चलिए यहां से देखिए आ गया 2 प्लस रूट 61 आपका आंसर। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि एक और आप मान निकाल सकते हैं x का माइनस रखिए तो सब कुछ तो वही आएगा। यहाँ माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस अगर यहाँ साथ ही दे रहे हैं ठीक है तो आपका क्या आ जाएगा एक और आंसर 2 माइनस रूट 61 क्या कि बस यहाँ चिन्ह का अंतर रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु की दूरी बिंदु इतना से ज्ञात कीजिए। देखिए पहले मध्य बिंदु की दूरी बोल रहा है 8 10 ए बिंदु और बी बिंदु है आपका 4 6। ओके, अब इसका बोल रहा है मध्य बिंदु ज्ञात करने। आप जानते हैं मध्य बिंदु यदि बोले मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का नियामक बोलिए या निर्देशांक बोलिए। नियामक हम मान लेते हैं क्या एक्स वाई। ठीक है, और एक्स वाई आप यहां से निकाल सकते हैं। एक्स वाई आप जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका हो गया। और यहां से आप देखिए ये निकल जाएगा x1 x2 ये हो गया 8 4 12 बटे 2 और y1 y2 16 बटे 2। चलिए ये निकल गया आपका 2 छक 12। ठीक है, और 2 8 16 6 8 आ गया। ठीक है, अब इसकी बोल रहा है फिर बिंदु मानिए ये बिंदु हम क्या ले लिए ए बी सी बिंदु ले लिए। ठीक है, सी माना। अब देखिए यहां पे और फिर एक और बिंदु आपको दे दिया मानिए डी 2 4। ठीक है, ये दे दिया है। अब बोल रहा है इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फिर से दूरी सूत्र लगा दीजिए। चलिए देखिए दूरी सूत्र फिर से लगा दीजिए, क्या हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2। अभी हम सूत्र में लिख रहे हैं, पिछले वीडियो में मतलब पिछले क्वेश्चन में लिखे तो 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का स्क्वायर y1 माइनस y2। ओके, अब यहां से देखिए आपको क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 हो जाएगा आपका कितना माइनस 4 आ जाएगा 16 प्लस 4 में से 8 गया ये भी क्या आ जाएगा आपका 16। 4 में से 8 गया आ गया 4 4 चौके 16 32 हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया 32। 32 को यदि रूट तोड़िएगा तो 2 पर पावर 5 तो 4 रूट 2 4 चौक 16 दोनों 32। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं।
वही आपको बस इसमें याद रखना है कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, नियामक होता है, दोनों x नियामक का योगफल का औसत और फिर y नियामक के योग का औसत, और निकाल के बोला मध्य बिंदु के बाद इस बिंदु से 2 4 से इसका क्या करिए, दूरी निकालिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ABC त्रिभुज में B बराबर C और बिंदु D तथा E क्रमशः भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार है कि BD बराबर C, तो सिद्ध करें D समांतर BC। चलिए थेस प्रमेय का आप उपयोग करिएगा, जानते हैं। पहले देखते हैं, समांतर करना है A B C, ये हम क्या मान लिए, एक त्रिभुज है, बोल रहा कौन B और कौन C बराबर है। ओके, ये दोनों आपका बराबर है। आप जानते हैं जब इस त्रिभुज में चूंकि आपको दिया गया है एंगल B बराबर है एंगल C के, तो आप बताइए क्या लिख सकते हैं कि A B बराबर A C, ठीक है। क्यों? क्योंकि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, और बराबर भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहां से आ जाता है बार बार। अब यहां से देखिए क्या है, अगले रचना की ओर चलते हैं कि D तथा E क्रमशः भुजा AB और AC को, यानी D और E पर AB AC क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। बिंदु D तथा E क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि बोला BD बराबर EC, ठीक है। यहां पे ये एक बराबर दिया गया है और प्रश्न में दे दिया है आपका क्या कि BD देखिए प्रश्न से आपको क्या दिया है कि BD बराबर क्या है, CE है। ओके, BD बराबर C है। अब देखिए यहां पे क्या है आपका, यहां पे हमको क्या करना है, दिखाना है, साबित क्या करना है, DE समांतर BC सिद्ध करना है, DE सिद्ध करना है, छोड़ दिए, DE समांतर क्या है, BC। अब देखिए ये जब हमको सिद्ध करना है तो अब हम इसी सब से ना जो दिया गया है, तो अभी हम तुरंत ये बराबर किए, तो ये हम लिख देंगे चूंकि AB बराबर क्या है, AC है, और दोनों और अपना मन से AB माइनस BD, समीकरण के दोनों ओर एक ही चीज यदि हम घटा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए BD माइनस किया तो ये कट के फिर से वही आ जाएगा, लेकिन BD माइनस करने से क्या फायदा है, आप जानते हैं BD जो है आपका क्या है, देखिए AB में BD ही रहने दीजिए, AB माइनस BD, लेकिन AC माइनस BC यहां लिख दीजिए, नहीं CE, BD किसके बराबर है, CE के बराबर है, तो AC माइनस CE। और ये हम चलिए नाम क्या देते हैं, यहां लिख ही देते हैं, चूंकि लिख देते हैं BD बराबर क्या है, CE। देखिए BD बराबर क्या है आपका, CE है, तो BD के जगह पर क्या किए, CE। देखिए यहाँ कुछ हम ज्यादा नहीं किए हैं, बस हम ये जो ऊपर में दिखाए हैं ये बराबर यहां से ये लिखे हैं और दोनों और समीकरण में BD माइनस किए हैं, और BD माइनस करने से क्या होता है, सो देखिए, और यहाँ BD के जगह पर CE हम दे सकते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि BD बराबर क्या है, C है। अब देखिए AB ये पूरा हुआ, BD माइनस करेंगे तो AD बचेगा, ठीक है, और AC में CE माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, AE बचेगा। यहां से देखिए आपका आया AD बराबर AE, देखिए दोनों भुजा क्या आ गया, बराबर आ गया। अब यहां से आप क्या करिएगा, चलिए यहां आप देखिए ये आपका जो है एक अनुपात यदि दिखा दे, इसका अनुपात बराबर है, तो आप थेस प्रमेय से बोल सकते हैं ये भुजा क्या होगी, समांतर होगी। तो जब हम ये भाग ये भाग ये भाग ये भाग सब बराबर दिखाएं तो बताइए क्या इसका अनुपात बराबर नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं,
ए बी बराबर ए सी है आपका, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या है, ए सी है, और यहां बी डी बराबर क्या है आपका, सी ई है ना। ए डी बराबर क्या है, सी ई है। ये दोनों बराबर है, हाँ, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। चलिए क्या करते हैं, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम क्या करते हैं, सर्वांगसम कर देते हैं, सर्वांगसम नहीं समरूप कर देते हैं। देखिए क्योंकि ये बराबर ये हम दिखा चुके हैं, यानी त्रिभुज ए डी ई और नो देखिए ये आपका देखिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, ताकि हमको अनुपात चाहिए, दो समीकरण को हम जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि समीकरण 1 न 2 भागा 1, समीकरण 2 में एक से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 2 आपका क्या है, ए डी, ठीक है, और ये क्या है, ए ई बराबर, और भाग दीजिए तो बी डी, इधर आ जाएगा क्या आपका, सी ई। ओके, अब देखिए ये ए डी बटे बी डी आ गया और ए ई बटे ई सी आ गया। इस त्रिभुज में इस दोनों का अनुपात हम बराबर कर दिए हैं। ए बी सी त्रिभुज में डी और ई बिंदु इस प्रकार है कि इसको, इसके भुजा को ए बी और ए सी को बराबर अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख देंगे, थेल्स, चूंकि ये हो गया, अतः थेल्स प्रमेय से आप पढ़े हैं कि जब समांतर खींची जाती है तो एक ही अनुपात में विभाजित होता है। तो थेल्स प्रमेय का ये विलोम हो जाएगा। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से, क्योंकि थेल्स प्रमेय आपका कहता है कि जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दूसरी नहीं, जब किसी त्रिभुज में किसी दूसरी भुजा के तीन भुजा में से किसी एक भुजा के समांतर जब कोई हम क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं, तो उसको बराबर अनुपात में विभाजित करता है। ये थेल्स प्रमेय हुआ। और जब बराबर अनुपात में विभाजित करता है तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो ये विलोम हो गया, और विलोम से ही अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि डी ई समांतर क्या है, बी सी प्रूव्ड। एक बार अच्छे ढंग से देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको बराबर कर लिए, बराबर करने के बाद दोनों समीकरण को भाग दे दिए, अनुपात आया बराबर। और जब बराबर अनुपात आया तो आप जानते हैं कि यहां अनुपात बराबर होने से थेल्स प्रमेय के विलोम से आप क्या कर सकते हैं, इसको समांतर लिख सकते हैं। और समांतर होती है तो अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी। ये और ये, और एक बात जानते हैं, ये जब रेखाएं समांतर होती है तो लंबाई में डीई जो होगा आपका हाथ क्या होगा, बीसी होगा। ये भी थेल्स प्रमेय से पता चलता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, दी गई आकृति एस टी क्यू आर समांतर। एस टी यानी देखिए इस आकृति में क्या है आपका, ये भुजा जो है देखिए, ये आपका जो है इसके क्या है, समांतर है, ठीक है। तो और एस टी ये दे दिया है 3 और ये दे दिया 6, तो त्रिभुज पी एस टी 15 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या है, पी एस टी का क्षेत्रफल क्या है 15 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए
इतना आपका P यदि समरूप कर दीजिए त्रिभुज को, तो देखिए हम सबसे पहले समरूप करने से फायदा क्या होगा कि हमको इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, निश्चित रूप से। थोड़ा देख लेते हैं कि PST एवं त्रिभुज PQR में यदि कौन बराबर कर दे, सबसे पहले एंगल P बराबर एंगल P, देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, PQR में भी है और PST में भी एंगल P है, तो एंगल P बराबर एंगल P आपका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ओके, उभयनिष्ठ हो गया। और देखिए ये और ये कोण संगत से बराबर होगा, काहे कि रेखाएं समांतर होती है, मतलब दिया गया है, तो एंगल Q एंगल हाँ चलिए पहले बड़े त्रिभुज का लेते हैं, एंगल Q बराबर क्या हो जाएगा, एंगल S हो जाएगा, और एंगल R बराबर क्या हो जाएगा, एंगल T हो जाएगा। क्यों कि चूंकि आपका दिया गया है ST समांतर क्या है, QR, और ये संगत कोण ST समांतर QR आया, त्रियक रेखा दोनों SQ लेंगे, इधर TR लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा आपका संगत कोण से बराबर हो जाएगा। और देखिए जब तीनों कोण बराबर कर दिए हैं, अतः आपका त्रिभुज कौन PQR त्रिभुज PQR समरूप क्या हो जाएगा, त्रिभुज PST किससे, ए समरूपता से, ठीक है, ए समरूपता से ये आपका समरूप हो गया। अब जानते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है क्या होता है, चूंकि समरूप लिखिए या डायरेक्ट, चलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं, भाषा आप सुन लीजिए, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो एक भुजा संगत है ST और QR, तो आप क्या करिएगा कि एरिया PQR, इसका जो एरिया होगा PQR का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज PST का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसका ST बटे, पहले देखिए PQR लिखे तो पहले QR लिखना पड़ेगा, जिस त्रिभुज को हम पहले लेंगे तो बोले थे संगत भुजा, तो बड़े त्रिभुज को पहले लिए तो बड़े भुजा को पहले लेंगे QR बटे ST का होल स्क्वायर। आप पहले किसी को भी ले सकते हैं, इसको पहले ले सकते हैं या इसको पहले, उसमें आंसर में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए अब जो है इसमें PQR का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख देते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो होगा आपका हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं PST का कितना है 15, और भुजा आपका QR है 6/3 का होल स्क्वायर, और आप इसको काट दीजिए, 3 दूना 6 कट रहा है। चलिए इधर आप इसका लिख लेते हैं, इसके बाद हो जाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ 2 बचा है, 2 दूनी 4 और 15 चौके इस साइड आएगा, तो इधर देखिए 2 दूनी 4 आया, 15 भाग में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, 15 चौके कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची गई। चलिए बना लेते हैं एक वृत्त, आपका वृत्त बन गया, इसके केंद्र, ठीक है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ले लेते हैं बिंदु P, 13 सेंटीमीटर की दूरी हो गया, और इससे एक स्पर्श रेखा खींच दिए हैं, ठीक है, कि लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको यदि हम मिला दे तो आप जानते हैं ये लंब होता है, और ये आप A ले लीजिए, ठीक है, हाँ, तो ये लंब हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, समकोण त्रिभुज के सामने, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण,
ये आपका आधार और ये क्या हो गया, लंब। चलिए लंब निकालने में यही इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज POA में एंगल A बराबर 90 डिग्री। तो अब हम चल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। अब देखिए OA बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, 12 का स्क्वायर 144 और आप माइनस करिएगा आ जाएगा 25 और इस तरह निकल गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या आंसर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, आप याद रखिएगा स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री कोण बनाती है। केंद्र से दूरी दे दिया 13 सेंटीमीटर लिख दिया, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या यहाँ निकाल लिए। जब दो भुजा दिया है तो तीसरी भुजा तो तुरंत निकल ही जाएगा। अब क्या किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ देने पर 5 के बराबर हो जाता है। चलिए जो बोल रहा है, माना सबसे पहले क्या करते हैं, माना अंश भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर क्या मान लेते हैं y। तो ये दो चर में बना लेते हैं, एक चर में भी बन सकता है, लेकिन क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अंश में जो जोड़ते हैं और हर में भी, अंश और हर दोनों में क्या कर रहे हैं, दो जोड़ दे रहे हैं, तो ये 5 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, क्रॉस गुना कर लीजिए, एक समीकरण बना लीजिए तो हो जाएगा x + 2 और इधर हो जाएगा 5y + 10। इसको इधर कर लीजिए तो x - 5y। ठीक है, और ये आया इधर, ये जाएगा उधर, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, समीकरण 1। ठीक है, और पुनः यहां पर आपका जो बोल रहा है क्वेश्चन कर लेते हैं कि यदि उसके आंसर में 1 घटा दिया जाए अर्थात x - 1 y - 1 तो बराबर हो जा रहा है कि किसके, 7 के। इन कथनों के लिए समीकरण लिखे। देखिए मान नहीं निकालने बोला, एक समीकरण हो गया, इससे फिर पुनः आप समीकरण लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना कर लीजिएगा, यहां पर भी x - 1 बराबर 7 y - 7। ठीक है, अब देखिए फिर से इधर कर लीजिए, x + 7 है, इस साइड आएगा -7 y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा -7, उस साइड जाएगा +1, तो क्या हो जाएगा घट के -6। ये समीकरण 2। अब बताइए, सिर्फ बोला इन कथनों को समीकरण लिखने के लिए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, मान काहे निकालेंगे, बोला सिर्फ समीकरण लिखने। ओके, यहाँ जब भी देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना थोड़ा आपको स्थिर होकर जो बोल रहा है वो करिए। अंश और हर मान लिए, बोला क्या, अंश और हर दो जोड़ देते हैं दोनों में, तो ये 5 के बराबर हो जाता है, और 1 घटा देते हैं दोनों में तो 7 के बराबर हो जाता है। और यहां से आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन द्वारा क्या किए, समीकरण ज्ञात कर लिए दोनों और बात खत्म। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बारंबारता बंटन से क्या बोल रहा है, माध्य ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसका आप fx निकालिएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, बारंबारता बंटन बना लेते हैं, वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। ये वर्ग अंतराल हो गया आपका, यहां ले लेते हैं बारंबारता। ठीक है, और यहां ले लेते हैं आपका fx। ठीक है, ये हो गया बारंबारता। ठीक है, और यहां ले लेते हैं आपका xi और यहां ले लेते हैं fx। बारंबारता मतलब क्या हो गया, f हो गया। ओके, अब यहां से लिख लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, अब सबका बारंबारता भी लिख लीजिए, 8, 15, 12, 16, 9। एक चीज आप ध्यान रखिए, क्या कर देता है, ध्यान रखिए, क्या xi जो होता है वर्ग चिन्ह, ये क्या होता है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह आपका सूत्र क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है आपका कि उच्च सीमा बाय फिर कहीं पे बैठा हुआ, क्या होता है वर्ग चिन्ह, उच्च सीमा प्लस निम्न
सीमा का औसत 2। ठीक है, अब देखिए उच्च सीमा क्या होती है जानते हैं, ये उच्च सीमा हुआ और ये क्या हुआ निम्न सीमा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, क्या आएगा 10 6 16 में से 16 भागा 2 कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 20 10 30 30 में 15 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 20 10 30 20 हो गया और यहाँ हो गया 20 30, ये हो गया 50, ये आ जाएगा 25 और पुनः हो जाएगा 30 40 क्या 70, ये आ जाएगा आपका 35। देखिए ये जीरो से ना है तब तो बोले ये गड़बड़ कैसे आ गया, ये देखिए 10/2 हो जाएगा 5 5 10 15 10 25 35 और ये निश्चित रूप से आ जाएगा 45 40 45 50 90। ठीक है, यहां से आपका ये मक्खी का करामत है, कुछ से कुछ कर देता है। अब ये एक्स आई आप कैसे निकाले, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर सब में 2 से भाग दिया आ गया। ठीक है, और एफ एक्स जो आपका है कैसे, ये एफ हो गया एक्स, सबको गुना कर लीजिए आ जाएगा, तो 8 5 40 15 15 गुना करिएगा 225, 15 12 का गुना करिएगा 12 5 60 के 0 बाकी 2 और 12 दूना 24 2 26। ठीक है, 12 5 60 के 0 बाकी 6 ना होगा और 12 दूना 24 6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 300 12 25 60 0 बाकी 6 12 24 36 35 16 16 25 80 0 बाकी 8 16 48 8 56 560 और 9 25 45 5 बाकी 4 9 45 बाकी 9 36 4 40। चलिए ये हो गया आपका। अब यहां पर 2 चीज निकाल लिए कि सिग्मा एफ निकाल लीजिए, मतलब सिग्मा चिन्ह आप जानते हैं ग्रीक लेटर है, इसका अर्थ होता है सम अर्थात जोड़, सभी बारंबारताओं का जोड़। तो देख लीजिए 15 8 कितना हो जाएगा 23 2 25 10 35 35 16 आपका हो जाएगा कितना 41 51 9 60। ऐसे एक बार और जोड़ लेते हैं 5 2 8 5 13 2 15 15 6 21 9 30 0 बाकी 3 1 1 3 3 6। ठीक है, ओके। अब इसको जोड़ लेते हैं 5 5 10 0 बाकी, ये आपका क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। देखिए 5 5 10 0 बाकी 1 4 2 6 6 6 12 1 13 3 बाकी 1 3 2 5 5 5 10 7 14 1 1530। ओके, 1530 एक बार जोड़ लेते हैं फिर से कि 5 5 10 0 बाकी 1 4 2 6 6 12 12 13 3 बाकी 1 3 2 5 10 10 4 14 1 15। ओके, अब चूंकि हम माध्य बराबर क्या जानते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ओके, अब देखिए एफ एक्स पहले ही हम निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट लिखिए 1530 बटे ये क्या हो जाएगा 60 माध्य। ठीक है, 1530 बटे 60 काटिए 0 0 कैंसिल हो गया, इसको काट लेते हैं तो 6 दूना 12। ठीक है, 3 शेष बचेगा 3 6 5 30 दशमलव फिर 6 5 30, इतना इसका क्या हो जाएगा आंसर 25.5 इसका क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर, चलिए जो बोल रहा है उसको बनाते हैं, 14 सेंटीमीटर की क्या है त्रिज्या है ना, और बोल रहा है एक चाप केंद्र पर 120। चलिए ये जो यहां कौन बनाया ये कितना डिग्री बना लेगा 120 डिग्री है ना, बोल रहा है ए ओ बी। चलिए 120 डिग्री अंतरित करता है तो चाप की लंबाई ए बी ज्ञात करना है। चाप की लंबाई ए बी हो गया, ये चाप क्या हो जाएगा आपका थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, वृत्त का परिधि परिमाप। अब देखिए थीटा आपका कितना है 120 बटे 360 गुना 2 पाई आपका क्या हो जाएगा 22 बटे 7 और आर कितना है 14, ये 14 है। ओके, 2 पाई आर। ओके, सब देख रहे हैं 0 120 तिया 7 2 14। अब तो कटने वाला है नहीं, चलिए क्या करते हैं गुना कर लेते हैं 2 दूनी 4 और 22 चौके क्या होगा 88 बटे 3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि चाप की लंबाई क्या होगा 88 बटे 3, भाग दीजिएगा पूरा पूरा कटेगा नहीं,
फिर भी लिख देते हैं 3 दूना 6 आ जाएगा 28, 3 नंबर 27, 3 तिया 9 और इस तरह आते रहेगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, हाँ, क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। 120 दिया था, 120 बटे 360, 2 गुना 22 बटे 7, आर का मान कितना है 14। ठीक है, और इस तरह इसको काटे 7 दूनी 14। देखिए 120 दिया 360, 3 कटेगा नहीं, 22 दूना 44 दूना 88 बटे 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, यदि किसी लंब वृत्त या बेलन की ऊंचाई, चलिए बेलन बना लेता हूं, एक काम करता हूं सेफ से ही ले लेता हूं बेलन। हो गया, मक्खी अपना करामत कर रहा है, बना ही लेता हूं यहां पर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बेलन हो गया। और यहां से आप क्या बोल रहा है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या की दोगुनी है। देखिए ये ऊंचाई जो है ना, ये इसकी हो गई ऊंचाई। ठीक है, अगर ये r लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2r होगा। देखिए क्या बोला है, बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दोगुनी है। आप जानते हैं ये दोनों बराबर ही होती है, तो ये r है तो ये हो जाएगा 2 गुना 2r। ठीक है, यहां से आप लिख लीजिए कि त्रिज्या आ गई कितना r। ठीक है, और इसका ऊंचाई जो होगा h जो होगा, ऊंचाई जो होगा क्या होगा 2r। ओके, यहाँ प्रश्न से, ये आपको प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखे हैं। और बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दिया है देख लेते हैं, 616। ओके, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच 616। ओके, अब देखिए यहाँ 2 पाई आर एच में, चलिए देखिए 2 और पाई इस साइड आएगा, भाग में आ जाएगा, तो 2 गुना पाई का मान दीजिए 22 बटे 7 आर गुना ये क्या है आपका 2r। ओके, एच का मान क्या दीजिएगा 2r, आर निकालने बोल रहा है, देखिए निकल जाएगा, एच आर में बदला हुआ है 616। अब देखिए सबको उधर भेजिए, ये आपका हो जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक है, हाँ 2r स्क्वायर हो गया। ठीक, और ये सबको उधर भेज दीजिए, तो 616 बटे क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में है, भाग में आ जाएगा, ये पलट जाएगा, तो 7 बटे 22 गुना में क्या कट रहा है 3, 8 नहीं कटेगा, और ये 2 भी आ रहा है इधर, चलिए इससे काटते हैं, 2 से 2 तिया 6। ठीक है, 1 नहीं लगेगा, 0, 16 2 8 16। ठीक है, और इसको भी ले जाते हैं, इस 2 को भी काट देते हैं, क्या कितना बार में कटेगा, 2 1 2 1 0 2 5 10 2 चौके 8 154। ठीक है, अब देखिए ये 7 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, ये 7 22 7 154। अब देखिए आर स्क्वायर है, तो इसीलिए आर स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, रूट बन जाएगा, और 7 गुना 7 बचा है, देखिए ये 7 पहले से, अभी ये काटे 7, और यहां से आप देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, क्योंकि रूट के अंदर 2 है, तो 1 उसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका त्रिज्या जो है कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो पाई आर एच जो दिया गया है सबको आराम से बैठाइए, बन गया, कोई बड़ी बात है नहीं, बस आपको सूत्र याद रखना चाहिए, बेलन शंकु घन घनाभ, ठीक है, छिन्नक, सबका सूत्र याद है, आप एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छोड़िएगा। और एक काम करते हैं, हम आपको अब वीडियो एक क्षेत्र मिति का स्पेशल बना देते हैं, सूत्र याद कैसे किया जाएगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हुए, क्वेश्चन की ओर चलते हुए, आप जानते हैं आज 2 नंबर वाला क्वेश्चन हम सभी हल कर रहे हैं, कल दीर्घउत्तरीय 5 नंबर का क्वेश्चन का सब हल करेंगे। यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए इसमें सब परिणाम लिखेगा फिर भी नहीं, तो इसे भी आप निकाल सकते हैं, क्या की संभावना तीनों पर एक ही। आप जानते हैं हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि इसकी जो संभावित परिणाम हो जाएगा, संभावित परिणाम निकाल के ही लिखते हैं, ऐसे आप
क्या करेगा, यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला गया तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, 8 इसका परिणाम होगा। ठीक है, 8 परिणाम होगा। जैसे आपका हो गया पहला HT है, ठीक है, फिर से HT, हेड और टेल ही होता है सिक्का पर, और HT। ठीक है, अब यहां से संभावित परिणाम क्या है कि यदि 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए क्या आएगा, एक ही परिणाम की बात करेंगे तो H H H एक आएगा, H आएगा, देखिए पहले 2 का निकाल लेते हैं, इससे क्या आ जाएगा, H H आ जाएगा। ठीक है, और एक आ जाएगा क्या, HT आ जाएगा, और फिर एक आ जाएगा आपका TH आ जाएगा, और एक आ जाएगा T आ जाएगा। अब फिर से HT इसमें क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ये समझिए, ये 2 को हम गुना किए 4 आया, और इसको फिर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, सब परिणाम आ जाएगा बराबर। यहाँ हो जाएगा आपका H, हाँ H T आ जाएगा। ठीक है, H आया। अब यहाँ इसमें कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, H आ गया एक में। ठीक है, और फिर इसमें आ जाएगा तो H T आ जाएगा, और फिर इसमें आ जाएगा क्या आपका T, रुकिए H आया, HTH आ जाएगा, HTH आ जाएगा, HTH पहले ये लिख देंगे। अब फिर देखिए ये TH है और S से हम कर रहे हैं अभी गुना, H। ठीक है, और अब फिर यहाँ आ गया T, और ये क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। ओके, अब फिर T से करेंगे सब में तो हो जाएगा H T, और फिर हो जाएगा HT, और फिर हो जाएगा THT, और फिर हो जाएगा आपका T। यहां देखिए क्या किया है, H से पहले सम में गुना कर दिए ये, और ये T से फिर क्या किया है, सम में गुना कर दिए ये। टोटल 8, 2, 4, 6, 8 परिणाम आया। बोला कि तीनों सिक्के पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी। यदि HH आ रहा है, TT आ रहा है, एक ही परिणाम आ रहा है तीनों सिक्के पर। ठीक है, और देखिए तीनों सिक्के पर एक ही परिणाम आने की बात अगर हम करें तो अब तो कोई है नहीं। यदि तीनों सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, तो देखिए टोटल 8 संभावना है, 2 संभावना घटित हो रहा है, एक ही तो 2, एक बार आ रहा है T और एक बार आ रहा है H, यानी संभव परिणाम कितना हो रहा है 2, और कुल परिणाम कितना है आपको PE बराबर निकालना है 8, तो 2/8 मतलब 1/4 आंसर इसका आ गया। ओके, 8 परिणाम हम देखिए यहां निकाल दिए हैं, और तब जाके फिर क्या किया है कि 2, 1 ये आपका हो गया, तीनों पर एक ही चीज आ रहा है, और ये एक तीनों पर एक ही चीज आ रहा है। अदर देखिए एक चीज आ नहीं रही है, हमको यही पूछा है तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या है। तो TTTH हम शुरू में बोले थे कि केवल 2 रहेगा परिणाम ऐसा जो तीनों पे एक आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट ये है 2 नंबर का, यदि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 3। सबसे पहले देखिए संभव परिणाम, हमेशा याद रखिए कितना होगा संभव परिणाम। एक को फेंका जाता एक पासा को, तो उसमें कितने संख्या होती है 1 से 6 तक, 6 संख्या। 2 पासे को फेंका गया तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। हमेशा स्क्वायर करिए, जिसको जितना बार फेंका जा रहा है जितना अंक है उतना बार उसको गुना करिए। 2 बार फेंका गया 2 बार गुना किए 6 को, 3 बार फेंका जाता 3 से गुना करते हैं। अब बोल रहा है कि दोनों का अंक जो आ रहा है उसका अंतर क्या 3 आने की प्रायिकता। देखिए इसको पूरा लिखेंगे, 36 परिणाम लिखना पड़ेगा, थोड़ा सोचते हैं 3 अंतर किसका होगा, वो सब परिणाम हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ठीक है, और कितना घटेगा घटित परिणाम हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। घटित परिणाम ई इवेंट
क्या आ जाएगा, देखिए एक आप शुरू में सोचिए, एक अंतर 3 आना है तो 1 4 में तो अंतर 3 आएगा, और या तो 4 1 आएगा, इसमें भी अंतर 3 आ जाएगा। और इसी तरह आप 2 5 में अंतर 3 आएगा, और 5 2 में अंतर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और फिर इसी तरह आप देखते हैं 3 6 में अंतर 3 आएगा, और 6 3 में अंतर 3 आएगा। अब क्या और कोई ऐसा संख्या पासे में 1 से 6 तक संख्या होती है, 3 अंतर आने के लिए, देखिए 1 लिए 4 लिए आ गया अंतर, 2 5 आ गया 3, अब 4 कुछ भी लेंगे तो अंतर उसका क्या रहेगा, 3 नहीं रहेगा। तो टोटल कुल घटित परिणाम कितना हो जाएगा, 2 4 6, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, 6/36, 6 6 के 36, 1/6 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, ये इसका 1/6 आंसर आ गया। देखिए प्रायिकता कोई बड़ी चीज है नहीं, सिंपल आप जानिए, एक सूत्र होता है कि जितना घटना घटित हुई है और टोटल जितना घटने की संभावना है, दोनों का अनुपात करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम क्या किए पूरा कि 2 नंबर का क्वेश्चन जितना भी है, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है, इसका हम सब क्या किए हैं, हल कर लिए हैं। ओके, और अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का हल करेंगे अगले वीडियो में। कल हम एक वीडियो में देखे आपको जो 1 से 17 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे, उसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम छोड़ दिए थे। देखिए क्या होता है, उसका क्षेत्रफल आपका होता है समद्विबाहु का b/4 √4a² - b², और समबाहु का हम कल बताए थे √3/4a² होता है, इस समबाहु का है, और ये समद्विबाहु का है। ये किसका आपका है, समद्विबाहु का है, याद रखिएगा, समद्विबाहु का क्षेत्रफल, और ये हो गया समबाहु का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। स्पेशल और 1/2 बेस इंटू हाइट सबका होता है। तो चलिए आज के लिए इतना, वीडियो को लाइक और प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपकी मदद हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।